हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम परमाणु संरचना चैप्टर से कुछ नियमों को पढ़ेंगे। ये नियम परमाणु की जानकारी के लिए हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो क्वांटम संख्या में क्वांटम संख्या को चार प्रकार से पढ़ा था और ये चारों प्रकार क्वांटम संख्या के परमाणु की जानकारी के लिए थे। इसी तरीके से कुछ नियम दिए गए, जैसे कि क्वांटम संख्या था, ऐसे ही हमारे नियम हैं। तो नियमों को पढ़ते हैं। सबसे पहला नियम पाउली के अपवर्जन का नियम है। ये पाउली के अपवर्जन का नियम जैसा हमने क्वांटम संख्या में पढ़ा था, सेम इसी तरीके से हमें ये नियम भी है। देखते हैं कि पाउली ने क्या कहा था। इसके अनुसार किसी कक्षक में उपस्थित अधिकतम जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी चारों क्वांटम संख्या के मान सदैव समान नहीं होते हैं। भाई, हमारे पास कोई एक एस कक्षक है और अभी हमने जो चक्रण पढ़ा था क्वांटम संख्या का चौथा टॉपिक, चक्रण क्वांटम संख्या, उसमें कक्षक थे। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते थे और ये कंडीशन 1s2 की है सब। ठीक, अब बात करते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या है, इनके अनुसार किसी कक्षक में अधिकतम जो 2 इलेक्ट्रॉन लिए उनकी जो चारों क्वांटम संख्या होगी, उन चारों क्वांटम संख्या के मान सदैव समान नहीं होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम क्वांटम संख्या के बारे में इनकी, कि n, l, m, s इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं n, l, m, s। तो चारों क्वांटम संख्या इसके लिए निकालेंगे और चारों क्वांटम संख्या इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। ये हमारा पहला इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से जब चारों निकालेंगे, ये चारों के मान और इन चारों के मान कोई से बराबर नहीं आने चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस होगा, तो ये मान नियम सही होगा हमारा। देखते हैं सबसे पहले 1s2 में n का मान कितना होगा। जो स्टार्टिंग की जो संख्या होती है n का मान वही होगा 1, इसके लिए भी 1 ही होगा। अब l का मान कैसे निकालते हैं। l हमेशा एक रूल्स देता है हमारा, जो हमने बताया था 0, 1, 2, 3। तो 0 किस पे होता है, मतलब s आगे तो 0, p आगे तो 1 और d आगे तो f और क्या कहते हैं d आगे तो 2 और f आगे तो 3। तो l का मान कितना है, s आ रहा तो 0, इसमें भी 0। m का मान कैसे निकालते हैं। अब m का मान देखते हैं कि हमारे पास जैसे s कक्षक के लिए एक डिब्बा होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक कक्षक। p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये p के लिए बनाया, ये s के लिए। m मान निकालने के लिए करना है मुझे, m के मान के लिए मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ m के मान के लिए। तो एक s के लिए ये होता है, p के लिए ये, और d के लिए क्या होता है जी, 5 कक्षक होते हैं, मतलब 5 डब्बे। उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होंगे d के लिए। f में 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये f के लिए मैंने कक्षक बना दिया। बात करते हैं, मैंने चारों के लिए आपको समझा दूंगा। अब तो s के लिए पढ़ना था मुझे, लेकिन अगर इनमें से किसी के लिए आ जाए तो आप m के मान इस तरह से निकालोगे। अब क्या है कि अगर मुझे s का है या p की बात करता हूँ, सबसे पहले जो बीच का डिब्बा होगा, मतलब कि जो दोनों तरफ से इक्वल डिब्बा रखते हैं, उसके ऊपर 0 संख्या रखेंगे। अगले के लिए +-1 और पीछे के लिए +-1। ये नंबर आप याद रख सकते हो। फिर ऐसे ही इधर से बराबर डिब्बे छोड़ेंगे, इधर से तो 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से, तो बीच वाले पे ऊपर 0, +-1, आगे के लिए +-2, ऐसे +-1 पीछे, +-2। f पे बात करते हैं तो 3 इधर से छूट जाने, 3 इधर से, 0, +-1, +-2, +-3, +-1, +-2, +-3। ये हमारे m के मान के लिए हो गए। और सेम जब s पे कुछ नहीं है तो 0 आ गया। बात करते हैं, जैसे कि मैंने 4p5 कह दिया, तो 4p5 में m का मान कितना होगा। तो देखते हैं 4p5 में m का मान, तो मैं p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं भर के देख रहा, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मान लीजिए मेरा 5वां इलेक्ट्रॉन ये है, तो m के लिए 5वां मान, इसके ऊपर जो संख्या होगी m का मान 0 होगा। इस तरीके से हम निकाल देंगे ये चारों के लिए। अभी तो छोटी सी बात है कि m का मान निकालना, तो s पे क्या होगा, m का मान 0 होगा, इसके लिए भी 0। अब बात करते हैं, जब हमने क्वांटम संख्या पढ़ी थी स्पिन s, इसके लिए इसका मान हमेशा कितना होगा, 1/2 प्लस में।
और इसके लिए s का मान हमेशा कितना होगा, -1/2। क्लियर, हमेशा s का मान ऊपर की साइड वाले के लिए प्लस के हाफ होगा, नीचे की साइड वाले के लिए माइनस के हाफ होगा। ये पाउली के अपवर्जन के नियम के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि जो s का मान है और ये इस s का मान है, ये दोनों अलग अलग हैं। बाकी चाहे सेम आ रहे हों, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए हमें पता चला था कि इसके अनुसार किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या के मान सदैव समान नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ हमने इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ लिया था, तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको L, M और S का मान कैसे निकालते हैं, ये चीज़ S के लिए हैगी, और N का मान आप इसे डायरेक्ट, तो चारों के मान आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट नियम, वो होगा हुंड के उच्च बहुलकता का नियम। हुंड ने हमारे से क्या कहा था कि हमें जो दिया नियम, वो इसके अनुसार किसी भी उपकोष में, मतलब उपकोष, S उपकोष, P उपकोष, D उपकोष, F उपकोष में सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होगा। इसके पश्चात उनका युग्मन प्रारंभ करते हैं। S उपकोष, हमने एक एग्जाम्पल लिया P उपकोष के लिए। P उपकोष में हमारे पास 3 कक्षक हैं, तो हमारे पास जो 3 कक्षक हैं, तो एक कक्षक के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन भरा, फिर हमारा दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा भरा जाएगा कि सेम, पहला तो ये भरा गया, दूसरा ये होगा, और फिर तीसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा कौन सा होगा, तीसरे वाले कक्षक में जाएगा। मतलब हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एक कक्षक में होते तो 2 हैं, लेकिन पहले हमारे सीधे ऊपर की साइड को एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाएंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसको बोलते हैं अयुग्मित। अयुग्मित मतलब जिसको हमने पूर्ण रूप से अभी भरा नहीं पूरा कक्षक में, अयुग्मित अवस्था है। अब इस अयुग्मित अवस्था भरते हैं, सबसे पहले पूरी कर ली। अब जब हमारा तीसरे के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि P में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो आया वो पहला तो ये रहा, दूसरा ये रहा, 3 तो हमने ऐसे भर लेते। अब चौथा यहाँ पर आएगा, ध्यान से समझना। अब इसका हमने युग्मन प्रारंभ कर दिया, युग्मन प्रारंभ कर दिया। अब वो युग्मन प्रारंभ कब होगा, जब हमारा पहला कक्षक तो पूरा भरा गया, ऐसे पूरा का पूरा भरा जाना चाहिए। तो P में अब आगे के देखते हैं 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा। P के लिए बात करते हैं, 1 2 3 4 5, 5वां इलेक्ट्रॉन। और सेम अब लास्ट है कि P के लिए 6 होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 और एक 6, तो ये हमारा युग्मित होगी, मतलब युग्मन इसका पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद हमने युग्मन अपना क्लियर कर। तो एक एग्जांपल P6 का लेके चले थे हम। P6 में हमने इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं समझ में आ गया। ऐसे D के लिए कर सकते हैं, F के लिए कर सकते हैं और S के लिए कर सकते हैं। P एक मेन था, मतलब ना तो ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा था, तो इसलिए मैं P को उसको लेके चला था। क्लियर है। इसी तरीके से हुंड ने हमें पता चला कि हुंड ने हमें सही तरीका दिया कि इलेक्ट्रॉन को पहले ऊपर के साइड को भरेंगे हम, फिर उसका नीचे के स्टार्ट करते हैं। तो अयुग्मित अवस्था से युग्मन प्रारंभ होता है, तो युग्मित अवस्था तक जाता है। हुंड की उच्च बहुलकता का नियम। इसके बाद हम नेक्स्ट नियम जो पढ़ेंगे वो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत को देखते हैं। तो देखेंगे, आइए देखते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का नियम। यह नियम परमाणु की जानकारी के लिए है। इसमें हम इसकी थ्योरी को देखते हैं। क्या दिए कि इसके अनुसार किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या बॉल या किसी पत्थर की अनिश्चित स्थिति, अनिश्चित स्थिति मतलब कुछ भी आकार या कुछ भी डेफिनेट नहीं होता कि उसका आकार, अनिश्चित स्थिति तथा इसका कोणीय संवेग एक साथ ज्ञात करना बहुत कठिन होता है। कोणीय संवेग मतलब कोई भी हमारे पास पत्थर या बॉल है तो उसका द्रव्यमान होगा, उस द्रव्यमान को कितने वेग से गति कर रही है, तो वो उसको बोलते हैं कोणीय संवेग। तो एक साथ उसका ज्ञात करना बहुत कठिन होता है, जिसको हम निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। हम उसको निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। क्या है वो सूत्र? डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। भाई डेल एक्स क्या है? जो भी डेल एक्स होगा वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की अनिश्चित स्थिति होगी। भाई इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु के अंदर वो या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होंगे, ठीक है जी, ठीक, और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होंगे वो एक दूसरे के आवेश तो विपरीत हैं, लेकिन संख्याओं का जो मान होगा समानित होता है।
आवेशों का, तो हमारे पास डेल एक्स का जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की अनिश्चित स्थिति होगी वो मीटर में नापी जाती है। बात करते हैं कि दूसरा जो हमारे पास डेल पी होगा, वो डेल पी होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या है कि वो द्रव्यमान, जो भी इसका इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, किस वेग से वो गति कर रहा है, कोणीय संवेग कहला जाएगा। उस कोणीय संवेग डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं। एच होता है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान 6.626 इंटू 10⁻31 किलो जूल होता है। इसके बारे में हमें समझ में आ गया होगा तीनों। अब डेल पी को हमने P बराबर m इंटू वी से प्रदर्शित करते हैं, तो m का मान द्रव्यमान में होता है जहाँ kg होता है, v होता है वेग जो मीटर पर सेकंड होता है। एक नोट दे देंगे, कभी कभी तुम्हारा जब क्वेश्चन आता है इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास 1 किलो जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि जूल को हम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइजेन वर्ग की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें तीनों नियम कवर करने हैं। इसके बाद हम अफबाउ का नियम को पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कोई स्टूडेंट्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।